आप सभी का स्वागत है दीपेश टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज का एपिसोड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है इंडिया में एंशिएंट टाइम में वुमेन्स के एजुकेशन और उनकी हिस्ट्री के बारे में। और हम आज के एपिसोड में उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया में वुमेन्स की हिस्ट्री और उनकी पोजीशन, उनको जितनी इंडिपेंडेंस फ्रीडम मिलती थी, इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट एजुकेशन है, उसकी जो ग्रोथ थी, जो उसकी रिचनेस थी, उसके रीजंस क्या थे एंड हमारी एजुकेशन सिस्टम का डिक्लाइन कैसे हुआ और एंशिएंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता था। पर आज के एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वुमेन्स सेक्शन के बारे में, हिस्ट्री एंगल से, एजुकेशन के एंगल से एंशिएंट इंडिया में किस तरीके की सिस्टम था, किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन और रूल्स रेगुलेशन वगैरह थी। तो जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि हमारे देश में कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है, ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है या फिर एक एज के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज और उसके रूल्स कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब अपनी जगह पर आजकल जो हो रहा है या फिर कई जगह हमें सुनने को मिलता है, तो ऑब्वियसली ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमारे कल्चर, हमारे हिस्ट्री और हमारे ये जो संस्कार, परंपरा है और जो हमारी सभ्यता है, उसके पुराने, प्राचीन और ऐतिहासिक कहानियों से भी इसका जुड़ाव देखा जाता है, रिलेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो एसेंस होगा या फिर इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हिस्ट्री का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है वहाँ किसी जगह के कल्चर या फिर उस सोसाइटी की संस्कृति, परंपराओं में। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एंशिएंट इंडिया में आखिर कहाँ तक कैसी फ्रीडम और क्या क्या चीजें थी और क्या ये ऐसा ही था जैसा आज हम इसे देखते हैं। तो चलो, जैसे लास्ट एपिसोड में हम जस्ट 1000 years पीछे गए थे, आज हम थोड़ा और पीछे जाते हैं एंड चलते हैं कुछ और हजारों साल पहले। तो उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा नहीं था, उस टाइम तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे देश में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी एंड एज वेल एज हर सोसाइटी के मेंबर को रिस्पेक्ट मिलती थी, उससे सारी फ्रीडम मिलती थी और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें तो होती ही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें एजुकेशन का ही आता है। तो उस टाइम पर महिलाओं को, लड़कियों को सारी फ्रीडम थी कि वो जब तक चाहे जब तक पढ़ाई कर सकती हैं, जितनी चाहे उतनी पढ़ाई कर सकती थी। दे हैव फ्रीडम टू ट्रैवल अलोन एंड वो कहीं भी जा सकती थी अकेली और पढ़ाई के लिए कई और जगह, कई और शहर, कई और गांव भी जा सकते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि उस टाइम पर प्राचीन समय में भारत में लड़कियों को भी बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई थी। वो अपनी शादी के लिए लड़का को चूज कर सकती थी, जैसे कि आपने स्वयंवर का नाम सुना होगा एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था। सो हम अगर सबूतों की बात करें तो मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े और पीछे के टाइम में, जिसे हम कहते हैं वैदिक टाइम, वैदिक काल हम उस समय को कहते हैं जिसे आज के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों ने तारीखों के हिसाब से उस समय को ये कहकर बांटा है कि वो समय पर वेदों की रचना की गई थी, वेद लिखे गए थे। सो उस टाइम पर, उस स्पेसिफिक टाइम को हम वैदिक काल कहते हैं। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर वेदों की रचना हुई, तो उस टाइम पर जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, ऋग्वेद को हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है जो संस्कृत में है और जो इंडिया में पाया गया था, यानी इंडिया में मिला था। वो ऋग्वेद जो लिखा गया है उसमें जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, बहुत सारे जो हिम्स हैं उसके, वो कई महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं, जैसे मैत्रेयी है, लोपामुद्रा है, ऐसी कुछ 22 महिलाओं के नाम आपको मिलेंगे अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, या फिर और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
उन 22 महिलाओं या फिर उनसे भी ज़्यादा, उन 22 महिलाओं ने ऋग्वेद और भी वेदों की रचना में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने जो मंत्र और श्लोकों की रचना की है वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ऋग्वेद, जिन्हें हम वेद कहते हैं, तो वेद कुछ श्लोकों, मंत्रों, कहानियों और किस्सों की कलेक्शन है जो सबसे पहले लिखे गए थे। एंड इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में ऋग्वेदों को सारे धार्मिक ग्रंथों में और ज्ञान के ग्रंथों में सबसे ऊपर रखा जाता है। पर ये कोई छोटी बात नहीं है कि उस टाइम पर लड़कियों को भी अलाउड था कि वो वेदों में अपना कंट्रीब्यूशन दें। एंड अल्दो यहाँ तक भी होता था कि वैदिक कुछ सेक्रीफाइसेस, वैदिक प्रोसेसेस एंड यज्ञ वगैरह में भी महिलाएं अपना योगदान देती थी। और थोड़ा आगे आए तो अगर मैं बात करूं रामायण की, अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, तो वाल्मीकि रामायण में जब लवकुश, यानी जब रावण और राम का युद्ध हो चुका होता है, जब लवकुश का जन्म हो जाता है, तो लवकुश जब वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वहीं पर एक छोटा सा सेक्शन आता है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि लवकुश के साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं। यानी लवकुश के साथ जो और शिष्य थे, उन शिष्यों में कुछ लड़कियां भी थी, जिसमें एक स्पेसिफिक नाम आता है अत्रेय का। अत्रेय और लवकुश ने साथ में पढ़ाई की थी। तो उस टाइम पर को एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन थी, क्योंकि आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ कहानी लिख रहे हो या फिर कोई नाटक लिख रहे हो, और वो भी एंशियंट टाइम में, तो आप अगर उनकी ग्रामेटिकल विधाएं पढ़ोगे, ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ोगे, तो जब वो लिखे जाते हैं ना, तो आसपास का देश काल और वातावरण का ध्यान रखा जाता है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके अनुकूल ही चीज़ें लिखी जाती हैं। सो ये बहुत कॉमन चीज़ होगी उस टाइम पर, तभी वो चीज़ एक नाटक या कहानी में लिखी गई, एक ग्रंथ में लिखी गई, जिसे हम अपने भारत में एक रिच और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में से एक मानते हैं रामायण को। और ऐसे ही एक प्रसिद्ध नाटककार थे भावभूति, साउथ इंडिया के, अराउंड 8th-7th सेंचुरी में। उन्होंने भी जब रामायण का एक अपना वर्जन लिखा था, तो उन्होंने भी उसमें अत्रेय को रिप्रेजेंट किया था। एंड इट्स सेंचुरी, आज से कुछ 1200-1300 साल पहले। एंड उस टाइम तक उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था, को एजुकेशन को एक्सेप्ट किया जाता था, लड़के लड़की साथ में पढ़ाई करते थे। एंड अगर हम उनका ही एक और वर्क देखें, तो वहाँ पर वो एक और कहानी या नाटक की रचना कर चुके हैं, जिसमें वो सेम चीज़ को एजुकेशन वाला दिखाते हैं एक स्टोरी लाइन में, जहाँ पर कामंडकी नाम की एक लड़की होती है जो कुछ राजपुत्रों के साथ अपने, यानी शिष्यों का जो ग्रुप होता है उसमें राजपुत्र थे, एंड एक कामंडकी नाम की लड़की थी, वो भी पढ़ाई करती थी। तो इट्स नॉर्मल, उस टाइम पर को एजुकेशन नॉर्मल थी, लड़कियों का पढ़ाई करना, ग्रंथों में अपना योगदान देना बहुत कॉमन सी चीज़ थी। और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो उसके हिसाब से मुझे ये पता चला कि एक टाइम पहले तक, अराउंड 2000-3000 ईयर्स के पहले तक इंडिया में लड़कियों का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार में अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं, जिसमें जैसे हम थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं, जिसमें आफ्टर एन एज 10-12 की एज के बाद बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है, एक थ्रेड पहनाया जाता है, जो जिसे बहुत पवित्र मानते हैं। एंड उसके बाद उसकी शिक्षा, यानी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है, उसे यानी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में जाते बच्चे एंड पढ़ाई करते हैं। तो उस टाइम पर वो भी नॉर्मल था, उपनयन संस्कार लड़कियों को भी अलाउड था, जिसकी वजह से ही लड़कियों की एजुकेशन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन थी, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा उनकी इंडिपेंडेंस मिलती थी उस टाइम पर। बट ऐसा कुछ हुआ उस टाइम पर कि उसके बाद उपनयन संस्कार बंद हो गया, एंड उपनयन संस्कार बंद होने की वजह से उस टाइम के बाद एजुकेशन फॉर गर्ल्स डिक्लाइन की ओर चली गई इंडिया में, एंड फिर टाइम आता गया। और अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो उस टाइम पर जब लड़कियां पढ़ाई करती थी, तो आफ्टर एन एज 16-17 के बाद अगर लड़कियों को पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, उसके हिसाब से दो सेक्शन में डिवाइड हो जाते थे, एक होती थी ब्रह्मवादिनी, एक होती थी साध्यवधु। तो साध्यवधु इज समथिंग जो
16-17 की उम्र के बाद जब उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली अपनी, उसके बाद वो जाकर शादी कर सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं एंड उनको जो करना है वो अलग से कर सकती हैं। एंड जो दूसरा सेक्शन था ब्रह्मवादिनी का स्पेसिफिकली, तो ब्रह्मवादिनी उन्हें कहा जाता था जो 16-17 के बाद अगर उनको शादी नहीं करनी है और अब पढ़ाई करनी है, वेदों में योगदान देना है, ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान का प्रसार करना है, तो वो भी वो कर सकती, वो करने के लिए वो सेक्शन ब्रह्मवादिनी इसका कहलाता था। और ब्रह्मवादिनी से एक सबसे स्पेसिफिक नाम बच्चों को शायद क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, 6-7 में एक चैप्टर आया था हमको भी संस्कृत में, दैट इज ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, जिन्होंने सीता माता को शिक्षा दी थी और वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सो ऐसी वो, और उसमें ये भी बताया कि याज्ञवल्क्य जो थे, याज्ञवल्क्य ने उन्हें पढ़ाया था, उन्हें शिक्षा दी थी, उन्हें ज्ञान दिया था और उन्होंने वाद विवाद की कला भी मैत्रेयी को सिखाई थी खुद ने। और याज्ञवल्क्य की शिक्षा के बाद ही वो ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी बहुत ज़्यादा फेमस हुई और उन्होंने सीता माता को पढ़ाया था। सो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मवादिनी एंड साध्योवधू 2 सेक्शन थे और जब वो उपनयन संस्कार बंद होने लग गया तो साध्योवधू का कल्चर बढ़ने लग गया और उसके बाद वो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिक्लाइन की ओर चला गया और एम्पावरमेंट थोड़ी सी कम हो गई। तो ओवरऑल जैसा कि हम देखें तो एंशिएंट टाइम में एजुकेशन रिच थी, लड़कियों के लिए भी थी, लड़कों के लिए भी थी और हर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए थी। पर जो बीच में ये 1000 साल की गैप आई, जो 1000 ईयर्स की गैप आई, जब इन्वेजन्स हुए इंडिया में, रिलीजन बदला, कल्चर बदला, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस एक्सटर्नल होने लग गए इंडिया में, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग गई और कुछ कहानियाँ ऐसी पॉपुलर है जिसकी वजह से सती प्रथा भी पॉपुलर हो गई एंड कुछ जगह सती प्रथा बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करने लग गए लड़कियों के ऊपर। सो जो आप जानते हैं एंड उसके बाद उस टाइम पर्दा सिस्टम भी आ गया इंडिया में, क्योंकि प्रोटेक्शन एंड कुछ रीजंस थे उस टाइम के, उस टाइम वो शायद चीज़ें नेसेसरी हो गई थी। सो आज जब चीज़ें बदल चुकी हैं, आज जब चीज़ें हम इंडिपेंडेंट हैं, हम दूसरों के इन्वेजन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हैं, तो आज हमारा ये काम बनता है कि हम जो पुराने टाइम में अच्छी चीज़ें थी, जब वो चीज़ें अच्छी थी, उन्हें आज धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें और ताकि वो चीज़ें आज कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए। जब उस टाइम पर हम गोल्डन एरा में थे, उस टाइम जब इंडिया सबसे रिच, समृद्ध, वेल्दी कंट्री थी, अगर बीच में वो चीज़ नीचे आ भी गई तो अभी भी वो उस पोजीशन पे जा सकती है। पर हमें हमारे पुराने प्राचीन समय में जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छे संस्कार थे, अच्छी परंपराएं थी, अच्छे जो कल्चर के एलिमेंट्स थे, उन्हें आज फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो बीच में 100-200 साल से जो होता आ रहा है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ हमेशा से सही हो या हमेशा से गलत हो, पूरी तरह से गलत भी नहीं हो सकती और पूरी तरीके से सही भी नहीं हो सकती। सो डोंट गो इन एक्सट्रीम, ग्रे सेक्शन में रहो, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बुरी चीज़ों को नेग्लेक्ट करो। और आज का पॉडकास्ट में एक आखिरी बात कह के खत्म करूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक द बेस्ट फ्रॉम द ईस्ट एंड द बेस्ट। और ये ईस्ट वेस्ट कोई ज़रूरी नहीं कि जियोलॉजिकल 2 पीसेस हों लैंडमार्क्स के, पर ये 2 वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपस में बिल्कुल अलग हैं। पर ऐसा नहीं है कि ईस्ट भी पूरी तरीके से परफेक्ट है या फिर वेस्ट भी पूरी तरीके से परफेक्ट है। उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें साथ में लाओ और अच्छी चीज़ बनाओ जो पूरी दुनिया के लिए अच्छी हो। और अगर हमें चेंज लाना है तो धीरे धीरे ही चेंज आएगा, हमें चेंज होना पड़ेगा, उसके बाद ही चेंज आएगा। ये बोलने में बहुत आसान लगता है पर बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है, पर इफेक्टिव है, इजी है, पर एट द सेम टाइम हार्ड भी है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करेंगे, इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में और भी जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर आप इसे स्पॉटिफाई या फिर किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो, सो प्लीज़ फॉलो करो, रेट करो और वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एंड आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो आपको ये कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिपेश टॉक्स, ये जो अकाउंट का नाम है वही आप सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दी होगी, जाके सर्च कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।